हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, जो कि यूनिट 2 है। पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट या एमपी टेट, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज है वो काफ़ी बेनिफिशियल प्रॉफिट मतलब होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, यूज़फुल। और इसमें हमने दोनों यूनिट्स की थ्योरी को पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। आज मेरी ये रिवीजन में सेकंड जो यूनिट है उसकी क्लास है। इसके बाद हम फिर आगे यूनिट पर चलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अगर क्लास पसंद आती है तो भाई लाइक ज़रूर किया करो। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है। और नहीं करते हैं तो बड़ा अजीब सा भी लगता है, सोचती हूँ कि पता नहीं बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है। तो अगर पसंद आते हैं, मेहनत तो ज़रूर किया करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। डाटा न्यूनीकरण, कृत्रिम प्रतिवेश, डाटा की एकरूपता या सामाजिक स्वप्न चित्र। तो बताएं आप इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये है डाटा न्यूनीकरण। ठीक है, डाटा न्यूनीकरण से संबंधित हैं गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं। प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं हैं। ये जो प्रकरण अध्ययन है ये प्रयोगशाला में अनुरूपित होती है, या फिर यह विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है, आगमनात्मक है, विध्वंसक है। तो जो प्रकरण अध्ययन होता है उसकी विशेषताओं में आती हैं विशिष्टता परक है, यह वर्णनात्मक है और यह आगमनात्मक है। ठीक है, प्रयोगशाला में अनुरूपित मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रयोगशाला में ही इसका अध्ययन किया जाए, और विध्वंसक तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये विशिष्टता परक है, वर्णनात्मक है और आगमनात्मक है। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में, मतलब अज्ञात जिसे हम नहीं जानते हैं, उस क्षेत्र के संबंध में हमें जानना है या उसके संबंध में हमसे कोई सूचना एकत्र करने के लिए कहे, उसके बारे में शोध करना पड़े, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। मार्गदर्शी अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, व्याख्यात्मक शोध या फिर गवेषणात्मक शोध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गवेषणात्मक शोध। ठीक है, क्या कहते हैं, अज्ञात क्षेत्र के शोध अध्ययन को बोलते हैं गवेषणात्मक शोध। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। तो जो जनगणना होती है वो किसका उदाहरण है। ऐतिहासिक अध्ययन का उदाहरण तो ये नहीं है। ठीक है, जनगणना कभी भी ऐतिहासिक नहीं होती, ये वर्तमानिक होती है, मतलब चलती रहती है। ठीक है, प्रकरण अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन या फिर प्रायोगिक अध्ययन का। तो जनगणना होती है अनुदैर्ध्य अध्ययन का भाग। ठीक है, अनुदैर्ध्य अध्ययन में, और इसी में ही किया गया था 2011 में भी। शोध आलेख में निम्नलिखित में से कौन कौन समाविष्ट होते हैं। जो शोध आलेख होता है उसमें से इसमें से कौन कौन से जो तत्व हैं वो रहते हैं। भूमिका, डेटा, डाटा विश्लेषण और परिणाम, प्राक कथन या फिर अनुशंसा पत्र। तो बताएं इसमें से कौन से हमारे जो तत्व हैं वो शोध आलेख में शामिल होते हैं। तो आप जानते हैं भूमिका तो जरूरी रहती है ना। डेटा भी रहता है, डेटा या डाटा भी आप बोलते हैं। डाटा विश्लेषण और परिणाम उनका होता है। ठीक है, प्राक कथन और अनुशंसा पत्र ये इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, भूमिका, डेटा, डाटा विश्लेषण और परिणाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी और सी। शोध के संदर्भ में कौन कौन से कथन अनैतिक हैं। अनैतिक, ठीक है, जो कि नैतिक नहीं है। उत्तरदाताओं की संसूचित सहमति प्राप्त करना, उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, उत्तरदाताओं पर संवेदनशील वैयक्तिक सूचना के लिए दबाव डालना, उत्तरदाताओं को शोध प्रयोजन छुपाना, गोपनीयता बनाकर रखना। तो इनमें से अनैतिक पूछ रहा है आपसे, अनैतिक कौन कौन से हैं। तो बताएं कौन सा इसमें से आंसर है जो हमारा सही होगा। अनैतिक कौन कौन से हैं। तो उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना,
ठीक है, ये अनैतिक है। और उत्तरदाताओं पर संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना के लिए दबाव डालना, दबाव तो किसी चीज़ के लिए डालना ही नहीं चाहिए। और उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन छिपाना, ठीक है, जिस शोध के लिए आप तथ्य उत्तरदाता से प्राप्त कर रहे हो और उसका प्रयोजन मतलब उससे शोध से क्या लाभ होने वाला है ये उससे नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा दिनों तक गोपनीयता नहीं बना के रखेगा। गोपनीयता बना कर रखना ये जरूरी है, ये अनिवार्य तत्व है। अगर वो गोपनीयता नहीं बना कर रखेगा तो पूरा जो शोध है ना वो खराब चला जाएगा। तो गोपनीयता बनाना ये नैतिक है, लेकिन उससे शोध प्रयोजन छुपाना ये अनैतिक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। आप थ्योरी क्लास ज़रूर देख लेना। जो भी बच्चे न्यू हैं जिनको नहीं पता है, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट की हमने पढ़ ली है थ्योरी सारी, है ना। और इसके अलावा अगर आप हिंदी से यूजीसी नेट देने जा रहे हैं तो हिंदी के लिए भी हमारी जो तैयारी है वो कंप्लीट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं? तो इनमें से कौन से व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं? दैनंदिनी डायरी तो बिल्कुल है, क्योंकि दैनंदिनी इंसान जो होता है व्यक्ति खुद लिखता है। जन मीडिया निर्गम या आउटपुट नहीं हो सकता, पत्र हो सकते हैं, आत्मकथाएं हो सकती हैं। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी प्रपत्र व्यक्तिगत नहीं हो सकते, ठीक है। दैनंदिनी, पत्र और आत्मकथा ये व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। सही कथन का चयन करना है आपको यहाँ पर। वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते हैं। शोध के डेटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। वर्तमान समय में जो शोधकर्ता हैं वो शोध पर लिखना पसंद करते हैं, सही बात है, मोनोग्राम लिखने की ग्राफ लिखने की अपेक्षा। और शोध का जो डेटाबेस है उसमें मोनोग्राम, ग्राफ और पुस्तकें शामिल नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है? तो कौन सा इसमें से विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है? समूह तुलना, पाठ समेकन, विमर्श पुनरीक्षण या फिर दृश्य सौंदर्य शास्त्र। तो बताएं इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है समूह तुलना, ठीक है। विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं समूह तुलना। सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए? पेशागत आयोजक, ये शोधकर्ता की बात हो रही है, शोधकर्ता को किस रूप में कार्य करना चाहिए? पेशागत आयोजक, पेशागत अजनबी, पेशागत लोकप्रियतावादी या फिर सांस्कृतिक अभिकर्ता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि पेशागत अजनबी, ठीक है। अजनबी के रूप में उसे कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है? तो कौन से हैं जो शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित हैं? शोध लेखों की संख्या, प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक, उनके प्रकाशन की बारंबारता, एच सूचकांक। बताएं इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा। तो देखो, जो संख्या होती है ना वो शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित नहीं होती, और जो बारंबारता है उसके प्रकाशन की बारंबारता भी संबंधित नहीं होती, जबकि प्रभाव कारक, उद्धरण सूचकांक और एच सूचकांक, ठीक है। बी, सी और ई इसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी संख्या और बारंबारता से मतलब नहीं होता है। शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है? सामाजिक दाव, शोध विषय, शोध अभिकल्प, शोध विधि, सह शोधकर्ताओं के साथ तुलना। तो किन का व्यवहारिक महत्व है बताएं। व्यवहारिक महत्व किसका है? तो देखो, दाव जहाँ पर है वो तो करेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है, सामाजिक दाव नहीं होनी चाहिए। शोध विषय का व्यवहारिक महत्व है, शोध अभिकल्प और शोध विधि, ठीक है। इन तीनों का ही क्या है? बी, सी और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है।
शोध में इनका व्यवहारिक महत्व होता है, शोध विषय का, अभिकल्प और विधि का। वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? तो वैज्ञानिक शोध के पास अगर किसी का परिघटना का कारण बताना है तो उसका अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? गोपनीय नियम, अद्वितीयता का नियम, अंतः प्रज्ञा का नियम या सामान्यीकरण का नियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सामान्यीकरण का नियम। ठीक है, अंतिम लक्ष्य होता है सामान्यीकरण के नियम से। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान करनी है आपको। संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। पहले समस्या, परिकल्पना, परिणाम, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्रम में लगाना। तो एक प्रतिदर्श चुनें, संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करें, समस्या को देखो। सबसे पहले किसी में भी आप जाना, आपको समस्या को परिभाषित करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए और उसके बाद क्या करना है, हमें आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है, अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है। उसके बाद हमें एक प्रतिदर्श चुनना है। क्या चुनना है? प्रतिदर्श बोलते हैं नमूना, या नमूना को बोलते हैं, ठीक है, जो सैंपल होता है उसको बोलते हैं। तो एक सैंपल चुनना है। अलग अलग तरीके से दिया होता है, जैसे हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं। ठीक है, तो सी ए, और इसके बाद फिर क्या करना है, हमें आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है। ठीक है, डी उसका ऑप्शन होगा, आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लेना है। और इसके बाद क्या करना है, अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है। ठीक है, अध्ययन प्रणाली तैयार करनी है, ई। और इसके बाद जाएंगे हम बी पर, संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करना है। ठीक है, संकेंद्रित समूह शोध की बात हो रही है ना, तो बाद में उपादान तैयार करेंगे उसके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? तो आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली या फिर प्रयोगात्मक प्रणाली? बताएं इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किसमें हेर फेर किया जाता है? तो ये होता है प्रयोगात्मक प्रणाली के अंदर। ठीक है, हेर फेर की बात कहाँ पर होती है? प्रयोगात्मक प्रणाली के अंदर। शोध आचार नीति के संदर्भ में किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है? तो शोध आचार नीति के संदर्भ में असुरक्षित चरण बताना है आपको। अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, शोध के साधनों का चयन, चाहे वह गुणात्मक अथवा मात्रात्मक हो। तो इसमें असुरक्षित चरण किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी। प्रदत्तों का मतलब होता है आंकड़ों को बोलते हैं प्रदत्त। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले। उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी देना ही क्या है? असुरक्षित चरण माना जाता है। जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो यह एक उदाहरण है किसका? जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है, तो किसका उदाहरण है? शोधार्थी की ओर से हुई तकनीकी चूक का, शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, या शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का? बताएं कौन सा आंसर सही होगा। प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अगर अनुपालन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता का क्या रहा है? अभाव रहा है, कमी रही है, उस वो प्रतिबद्ध नहीं है उसको लेकर के। शोध में साहित्यिक चोरी क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग या बेईमानी से नकल करना। बिल्कुल, जो साहित्यिक चोरी कहलाती है बेईमानी से नकल करना
और उनका उपयोग करना। ठीक है, यही साहित्यिक चोरी होती है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाती है, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाती है या फिर रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। तो इसमें जो संदर्भ सूची ग्रंथ सूची होती है शोध रिपोर्ट में, वो आगे शोध में रुचि रखने वालों की क्या करती है, सहायता करती है, उनका अनावश्यक जो टाइम है उसको बचाती है नष्ट होने से। निम्न शोध अध्ययनों में से किस में सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो बताएं इसमें से कौन से शोध अध्ययन हैं जिन पर सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता हो। ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन, प्राक कल्पना, निगमनात्मक अध्ययन या कार्योत्तर अध्ययन। तो एक तो होता है ऐतिहासिक अध्ययन, इसमें व्याख्या और अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप जानते हैं ना, जैसे कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, और दार्शनिक अध्ययन होता है, सर्वेक्षण में व्याख्या और अर्थ पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। और होता है निर्जातीय अध्ययन। ठीक है, इसके तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, ए, सी और डी। जबकि निगमनात्मक और कार्योत्तर में व्याख्या और अर्थ पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती रहती है? अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्च अध्ययन अभिकल्प या प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प, द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अनुदैर्घ्य जो अध्ययन अभिकल्प है, इसमें निरंतर हमें तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मात्रात्मक शोध को और क्या कहा जाता है? तो मात्रात्मक शोध को और क्या कहते हैं? निर्जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णनात्मक उपागम या संरचित उपागम। तो मात्रात्मक शोध को और कहा जाता है संरचित उपागम। क्या कहते हैं? संरचित उपागम। ठीक है, ये ध्यान रखना। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जिसमें पुरुष और महिला के बीच में असमानता पर जोर दिया जाता है वो सीधी सी बात है नारीवादी शोध होगा। कौन सा होगा? नारीवादी शोध। ठीक है, किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? जमीनी सिद्धांत शोध, क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध या फिर व्यष्टि अध्ययन शोध। तो चक्रीय किस में होना चाहिए? क्रियात्मक शोध के अंदर। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीक के अनुप्रयोग का तर्क आधार नहीं बताता है। ठीक है, तर्क का आधार नहीं बताता है, इसे निम्नलिखित में से किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? मतलब एक शोध प्रबंध लिखा है किसी शोधार्थी ने और उसमें वो सांख्यिकीय तकनीक का जो अनुप्रयोग किया है उसका तर्क आधार नहीं बताया है, तो इसे किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? नैतिक कदाचार, भूल से हुई त्रुटि, जानबूझकर की गई त्रुटि या फिर तकनीकी चूक। तो कौन सा होता है? भूल से हुई त्रुटि, भूल से उससे गलती हो जाती है। ठीक है, भूल से ये चीज़ रह जाती है। चलते हैं आगे। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ज़रूर बताना। ठीक है, और बाकी आप पढ़ते रहना अच्छे से, और पढ़ने के साथ साथ में आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कर दें। अगर एक एक दो बच्चों को भी आप डेली शेयर करेंगे तो हमारा जो मतलब संख्या है, जो कारवां है, वो बढ़ता चला जाएगा और उन बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी जिनको आसानी से ये फ्री में क्लासेस नहीं मिलती हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है? अनुभववाद, वस्तुनिष्ठता, सुव्यवस्थित, गोपनीयता, सुरक्षा से संबंधित, भविष्य सूचक। तो शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसमें से बताएं। अनुभववाद बिल्कुल अनुभव पर आधारित होती है ना।
वस्तुनिष्ठता भी इसमें होती है, हमने पढ़ाई था बहुत अच्छे से। सुव्यवस्थित होती है और ये भविष्य सूचक होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता यही होती है, ए, बी, सी और एफ। ठीक है, ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार और देख लेना अच्छे से। इसमें गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती। किसी शोध रिपोर्ट में शामिल होते हैं, कोई शोध रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? वित्तीय लेख, प्रारंभिक भाग, उपयोगिता प्रमाण पत्र, शीर्षक पृष्ठ, विषय सूची, अंतिम अध्याय। तो किसी शोध रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? तो इसमें होते हैं, वित्तीय लेख नहीं होता बल्कि प्रारंभिक भाग होता है। ठीक है, और शीर्षक पृष्ठ भी रहता है शोध रिपोर्ट में, ये हमने पढ़े थे। विषय सूची होती है और अंतिम अध्याय भी होता है। ठीक है, बी, डी, ई और एफ। उपयोगिता प्रमाण पत्र और वित्तीय लेख हमने नहीं पढ़ा था। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार, प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को आप क्या कहेंगे? तो मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त, जिनकी हाइट वगैरह और वेट माप सकते हैं, उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, चर बोलते हैं उसको। चर को हमने पढ़ लिया था। अगर आपने देखो अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं या थ्योरी कहीं से भी नहीं पढ़ी है, तो आपको सीधा क्वेश्चन ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। इस यूनिट के तो नहीं समझ में आने वाले बिल्कुल भी। वैसे तो किसी के नहीं समझ में आते, लेकिन इसके नहीं आएंगे। इसकी आप थ्योरी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। मैं रेगुलर इसकी क्लास ले रही हूँ और वहाँ मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी है इसकी। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो ये क्या कहलाता है? गुमनाम समीक्षा, पार्श्व समीक्षा, अप्रकट समीक्षा या अश्रेणीकृत समीक्षा। तो जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर, मतलब उसे लेखक का नाम नहीं पता है, और एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो इसे क्या कहते हैं? अप्रकट समीक्षा। क्या कहते हैं इसे? अप्रकट समीक्षा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर्देशों उपरांत विद्यार्थियों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? निर्देशों के उपरांत का मतलब होता है बच्चों को पहले निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनके इस टाइम से, मतलब उनका पेपर होने वाले हैं, जैसे होता है ना, हमने ये इनको पढ़ा था बहुत अच्छे से। मूल्यांकन जो होते हैं तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ठीक है, संकलनात्मक, ये दोनों होते हैं। ठीक है, योगात्मक या फिर संकलनात्मक, इसे बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, निर्देशों को देने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे योगात्मक मूल्यांकन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब इतना ही है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, कर लिया है तो दिल से उनको धन्यवाद। ढेर सारी दुआएं कि आप अच्छे से अपने, दुआएं तो सभी के लिए हैं जो भी पढ़ रहे हैं। चाहे आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसमें सफल हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।